12 मार्च 1993 मुंबई की दोपहर। एक सेकंड पहले लोग शेयर बाजार की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए थे और अगले ही सेकंड काला धुआं और मौत की चीखें हवा में भर चुकी थी। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान तक हिल गया। लोग जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ खून से लथपथ गिरे हुए थे और कुछ मलबे के नीचे दबकर आखिरी सांसें ले रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद पूरा मुंबई एक रणभूमि बन गया, जहां एक तरफ बचाव दल चीखते लोगों को बाहर निकाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वायरलेस पर बार बार चिल्ला रही थी, ब्लास्ट नंबर 5, ब्लास्ट नंबर 6। कुल मिलाकर 13 धमाके, 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा जख्मी हुए। मुंबई रो रही थी, हिंदुस्तान सन्न था और तभी सामने आया एक नाम, दाऊद इब्राहिम। यह वही दाऊद था जिसने कभी मुंबई के छोटे मोटे अंडरवर्ल्ड से शुरुआत की थी, लेकिन अब वो सिर्फ डॉन नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन चुका था। धमाकों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर खुफिया एजेंसियों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, दाऊद को जिंदा या मुर्दा हर हाल में हिंदुस्तान लाना है। और यहीं से बनी ऑपरेशन दाऊद की नींव। साल था 1994। दिल्ली के साउथ ब्लॉक की ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरे में बैठक हो रही थी। दरवाजे पर 2 जवान तैनात थे, अंदर बैठे थे रॉ और IB के चुनिंदा ऑफिसर्स। टेबल पर कराची का नक्शा फैला हुआ था, हर गली, हर मोड़, हर सुरक्षित ठिकाने को मार्क किया गया था। प्लान यह था कि एजेंट्स नेपाल के रास्ते पाकिस्तान में घुसेंगे। नेपाल क्यों? क्योंकि वहां से पासपोर्ट और वीजा का खेल आसान था और शक भी कम होता। टीम के पास उस वक्त हथियार नहीं थे, हथियार अलग रास्तों से पाकिस्तान भेजे जाने वाले थे। ऑपरेशन का मकसद साफ था, या तो दाऊद को कराची में ही खत्म कर देना या फिर उसे जिंदा उठाकर भारत ले आना। टीम के एजेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही ख्याल था, अब की बार या तो दाऊद नहीं बचेगा या हम वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होना था। जैसे ये मिशन शुरू हुआ, अचानक मुंबई पुलिस को किसी तरह इसकी भनक लग गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी टॉप सीक्रेट जानकारी आखिर लीक कैसे हुई? क्या रॉ और IB के अंदर कोई गद्दार था, या फिर भारत की राजनीति में बैठे किसी बड़े चेहरे ने यह खेल बिगाड़ा? आज तक ये राज पूरी तरह से नहीं खुल पाया। बस इतना हुआ कि जैसे ही ऑपरेशन अपने पहले पड़ाव पर पहुंचा, अचानक ऊपर से ऑर्डर आया, मिशन कैंसिल। एजेंट्स जो कराची तक पहुंचने वाले थे वहीं से वापस बुला लिए गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में लाचारी और दिल में एक ही सवाल, जिसको पकड़ने निकले थे उसी को बचाने का खेल आखिर कौन खेल रहा है? 1994 का ऑपरेशन फेल हो चुका था। रॉ और IB की टीम खाली हाथ वापस लौट चुकी थी और दाऊद वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर पाकिस्तान की पनाह में बैठ गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी जंग में दुश्मन बाहर से बच जाता है तो किस्मत अक्सर उसके घर के अंदर से खेल करवाती है। सर दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? साल था 1993 के ब्लास्ट का ही दौर। दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी, उसका दायां हाथ छोटा राजन। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि अंडरवर्ल्ड उन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू मानता था। लेकिन ब्लास्ट के बाद कहानी बदल गई। 257 मासूमों की लाशें, खून से लथपथ मुंबई। ये मंजर देखकर छोटा राजन अंदर से हिल गया। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसने अपने गुर्गों से कहा। राजन एक कट्टर हिंदू था और उसके मन में यह बात बैठ गई कि दाऊद अब सिर्फ मजहब और नफरत के नाम पर कत्ल करवा रहा है। उसी दिन उसने दाऊद से नाता तोड़ लिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी दुश्मनी। जहां पहले दोनों गैंग साथ मिलकर राज करते थे, अब वो आमने सामने आ चुके थे। मुंबई की गलियों में अब दाऊद बनाम राजन की गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। दाऊद ने कसम खाई, राजन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसका पहला बड़ा सबूत मिला साल 2000 में। जगह थी बैंकॉक। छोटा राजन एक होटल में अपने भरोसेमंद साथी रोहित वर्मा के साथ बैठा हुआ था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दाऊद का शूटर छोटा शकील पहले ही वहां घात लगाए बैठा था। अचानक गोलियों की बौछार हुई, होटल की दीवारें छलनी हो गई और राजन पर सीधा हमला था। किस्मत ने साथ दिया, गोलियां चली, खून बहा, लेकिन राजन किसी तरह बच निकला। हालांकि उसका साथी रोहित वर्मा वहीं मारा गया। यह हमला राजन के लिए सिर्फ वार नहीं था, यह उसके लिए एक चेतावनी थी। लेकिन राजन भी वही था जो खून के कर्ज
कभी अधूरे नहीं छोड़ता। उसने तय कर लिया, अब यह निजी जंग है, अब दाऊद को खत्म करके ही चैन लूंगा। और यहीं से कहानी में एंट्री हुई भारतीय खुफिया एजेंसियों की। रॉ और आईबी ने सोचा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, अगर राजन को इस्तेमाल किया जाए तो दाऊद तक पहुंचना आसान होगा। धीरे धीरे राजन और भारतीय एजेंसियों के बीच एक अंडरग्राउंड पुल बन गया। 2000 से 2003 तक राजन के गुर्गों ने दाऊद के एक के बाद एक करीबियों को मार गिराया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुबई में दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी शरद शेट्टी एक शूट आउट में ढेर कर दिया गया। पूरा दुबई हिल गया। सबने कहा यह काम छोटा राजन का है। दाऊद अंदर ही अंदर बौखला गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो पाकिस्तान के छुपे अड्डों में बैठा था, जहां तक हिंदुस्तानी हाथ नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन दोस्तों, असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाले थे भारत के सुपर स्पाई अजीत डोभाल। और उनका अगला प्लान था राजन के सबसे भरोसेमंद 2 शार्प शूटर्स को इस्तेमाल करके दाऊद का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देना। साल था 2003। दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी अब एक खुली जंग बन चुकी थी। दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, हर जगह खून की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। इस रूम के अलावा ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ और भारत के सबसे चालाक दिमाग अजीत डोभाल, वो समझ चुके थे कि अब सीधा हमला ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यह हमला एजेंसियों के हाथों से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फंस सकती थी। इसलिए डोभाल ने एक मास्टर प्लान बनाया। हम सीधे मैदान में नहीं उतरेंगे, हमारा काम करेंगे वो लोग जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं और शक भी नहीं करेगा। यहीं से एंट्री हुई छोटा राजन के 2 सबसे भरोसेमंद शूटर्स की, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। दोनों पेशेवर कातिल थे। दोनों ने पहले ही बड़े कई शूट आउट किए थे और सबसे बड़ी बात, दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। डोभाल ने तय किया कि इन्हें ही इस मिशन के लिए चुना जाएगा, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जख्म को भरने वाला था। दोनों को भारत में एक गुप्त लोकेशन पर लाया गया। वहीं शुरू हुई उनकी ट्रेनिंग। हफ्तों तक दुबई के ग्रैंड हयात होटल का नक्शा उनके सामने बिछाया गया। हर गेट, हर खिड़की, हर गलियारे का रिहर्सल कराया गया। यहां से तुम एंट्री करोगे, यहां तुम्हारा कवर होगा और यहां से निकलने का रास्ता। याद रखना, एक गलती और सब खत्म। डोभाल की आवाज में वो सख्ती थी जो किसी मिशन को जान से भी ऊपर रखती है। इस ट्रेनिंग के बीच ही वो खबर आई जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी। दाऊद की बड़ी बेटी महरूख इब्राहिम की शादी। महरूख का निकाह पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होना था। निकाह मक्का में होना था 9 जुलाई 2005 को। लेकिन असली मौका था 23 जुलाई 2005 का, जब दुबई के ग्रैंड हयात होटल में शादी का रिसेप्शन रखा गया। सोचिए, बेटी की शादी थी, वो भी दुबई जैसे शहर में। क्या दाऊद खुद को इस मौके पर रोक सकता था? नहीं, चाहे वो कितनी भी सुरक्षा ले ले, लेकिन इस बार उसे सामने आना ही था। यही वो मौका था जिसका इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था। रॉ और आईबी ने तुरंत गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू किया। अगर दाऊद इस रिसेप्शन में आता है तो वहीं उसका खेल खत्म कर दिया जाएगा। विक्की और फरीद को नकली पासपोर्ट, नई नाम और नई पहचान दी गई। टिकट तैयार किए गए ताकि वो आम मेहमान बनकर शादी में शामिल हो सके। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही दाऊद फैमिली के साथ बेफिक्र होकर बैठेगा, एक सटीक गोली और खेल खत्म। कमरे में बैठकर डोभाल आखिरी बार अपने शूटर्स को समझा रहे थे, याद रखना, यह काम सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर यह मिशन सफल हुआ तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। तीनों झुके हुए थे ब्लूप्रिंट पर। पल पल की गिनती हो रही थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जितनी बड़ी प्लानिंग होती है उतना ही बड़ा खेल किस्मत खेल जाती है। और इस बार भी किस्मत ने ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 23 जुलाई 2005 की रात दुबई के ग्रैंड हयात होटल में झूमरों के नीचे हंसी ठहाके गूंज रहे थे। बेटी की शादी थी, मेहमानों का तांता लगा था और बीच में खड़ा था वही शख्स जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही थी, दाऊद इब्राहिम। चेहरे पर वही मुस्कान, चाल में वही अकड़, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन असली सच्चाई क्या थी? असल में उसी रात दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खुफिया जंग अपने ही सिस्टम की गद्दारी से धाराशाही हो चुकी थी और दाऊद
वो एक बार फिर बच निकला। पर इस बार दाऊद ने भी समझ लिया था अब खेल पहले जैसा नहीं है। दुबई अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। भारत अब उसके बहुत करीब आ चुका था। इसलिए रिसेप्शन के बाद उसने तुरंत फैसला लिया, अब कोई दिखावा नहीं, अब जिंदगी सिर्फ छुप कर जीनी होगी। और वहीं से शुरू हुआ दाऊद का पाकिस्तान अध्याय। करीब 2006 के आसपास वो चुपचाप दुबई से निकल गया और सीधा कराची जा बसा। कराची का सबसे पॉश इलाका क्लिफ्टन ब्लॉक नंबर 4 में खड़ा था उसका सफेद रंग का आलीशान बंगला। लोग उसे व्हाइट हाउस कहते थे, लेकिन यह कोई साधारण बंगला नहीं था। ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल्स, गार्ड टावर, सीसीटीवी से घिरी हर गली और सबसे खतरनाक एक अंडरग्राउंड सुरंग। कहा जाता है कि अगर कभी हमला हो जाए तो दाऊद सीधे उसी सुरंग से निकल जाता था। वो अब सिर्फ डॉन नहीं रहा था, वो आईएसआई का स्पेशल प्रोजेक्ट बन चुका था। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट्स बताते हैं कि पाकिस्तान ने दाऊद के साथ एक डील की थी, तू यहां रह, तुझे पूरी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन बदले में अपनी कमाई का 30% हमारे जिहादी नेटवर्क में लगा। यानी अब दाऊद सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बल्कि एक आतंक का फाइनेंसर बन चुका था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि कराची से इस्लामाबाद तक उसके महलों की लिस्ट बन गई थी। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 का व्हाइट हाउस, DHA खैबान तंजीम रोड पर दूसरा बंगला, इस्लामाबाद की मारगला रोड पर सुरक्षित ठिकाना और शरीर जिन्ना कॉलोनी में नया घर जो पाक नेता बिलावल भुट्टो के घर से सिर्फ 2 गलियों की दूरी पर था। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान की सबसे बड़ी हस्तियों का पड़ोसी बन चुका था और पाकिस्तानी सेना और ISI उसे अपनी छांव में पाल रहे थे। 2011 में जब उसके बेटे मोइन की शादी हुई तो पूरे कराची के पावरफुल लोग उस महफिल में शामिल हुए। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, ISI के बड़े लोग और यहां तक कि जावेद मियादाद का परिवार भी। सुरक्षा का आलम यह था कि मेहमानों से मोबाइल फोन तक बाहर रखवा लिए गए थे। किसी को तस्वीर लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अंदर की हकीकत क्या थी? दाऊद खुद अब एक कैदी बन चुका था अपने ही महल का। वो बाहर आता तो सिर्फ भारी काफिले में, हर वक्त बॉडीगार्ड्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और ISI के शार्प शूटर्स उसके आसपास। हम सब कसम खाते हैं कि अपने इस मिशन के बारे में किसी को ना बोलेंगे। लेकिन फिर भी डर उसकी आंखों में साफ झलकता था। उसने अपने करीबियों से कहा था, अब शादी ब्याह रिसेप्शन कुछ नहीं होगा, जो होगा पर्दे के पीछे होगा, मैं अब कभी खुले में नहीं दिखूंगा। यानी एक दौर का सबसे बड़ा डॉन अब अपने ही डर का कैदी था। कराची का वो सफेद महल बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर उतना ही कमजोर हो रहा था उसका मालिक। साल था 2010। अचानक खबर आई दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया चुप रहा, लेकिन भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए। क्या ये वही पल है जब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी खुद मौत के सामने झुक जाएगा? लेकिन नहीं, वो बच गया। उसकी सुरक्षा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। ISI ने उसे और गहराई से छुपा लिया। फिर साल आया 2011। उसके बेटे मोइन की शादी कराची में हुई। इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि मेहमानों से मोबाइल फोन तक बाहर रखवा लिए गए। सोचिए, शादी में हंसी खुशी हो रही हो और लेकिन माहौल जेल जैसा था। यह वही डर था जो दाऊद के चेहरे पर अब हर वक्त लिखा रहता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, बीमारियां उसका पीछा करने लगी। किडनी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर और फिर डायबिटीज। अब वो पहले जैसा ताकतवर डॉन नहीं रहा। अब वो छुपा हुआ बूढ़ा आदमी था जो सिर्फ सुरंगों और बुलेट प्रूफ दीवारों के पीछे जिंदगी गुजार रहा था। दिसंबर 2023 सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर फैली, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। कहा गया कि कराची में किसी अज्ञात शख्स ने उसे जहर खिलाया और वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिक गई। क्या वाकई दाऊद मर गया या ये भी उसकी सुरक्षा का नया खेल था? भारतीय खुफिया सूत्रों ने कहा उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। और आज साल है 2025। दाऊद अभी भी जिंदा है, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ, कमजोर और छुपा हुआ। कभी कराची और कभी इस्लामाबाद। ISI उसे इधर उधर शिफ्ट करती रहती है ताकि दुनिया उसे कभी पकड़ ना पाए। पर सवाल यह है, क्या कोई आदमी हमेशा भाग सकता है? क्या कोई इतना बड़ा गुनहगार हमेशा बच सकता है? दाऊद ने 1993 में 257 मासूमों की जान ली। सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए। आज तक वो लोग इंसाफ के इंतजार में हैं, लेकिन जो बात दिल चीर देती है
वो ये कि जब हिंदुस्तान उसे खत्म करने के करीब पहुंचा तब हमारे ही सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। पर एक सच हमेशा याद रखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है, चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो एक दिन उसका हिसाब जरूर होता है। दाऊद आज भी सांस ले रहा है, लेकिन ये सांसें उसके डर से भारी हैं। वो महलों में रहता है लेकिन जेल जैसी जिंदगी जी रहा है, और हिंदुस्तान अब भी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब तिरंगे के नीचे 1993 के हर शहीद की आत्मा चैन पाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डॉन की नहीं है, ये कहानी है हमारे उन गुमनाम हीरोज की जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है उस जज्बे की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान चुप रह सकता है लेकिन भूलता कभी नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम की सच्चाई कभी दुनिया के सामने आएगी? क्या वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान 1993 के हर मासूम की शहादत का बदला लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और याद रखिए कि लड़ाई सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की है। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।